तो आज क्या पढ़ना है हम लोग बताओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनए ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डीएनए ब्लॉक में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक सेकंड राउंड में पढ़ेंगे, पहले डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहां से होते हैं, कौन सा ग्रुप है, थर्ड फोर्थ है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जितने भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से 12 तक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक 100%। और जितने भी एलिमेंट 3 to 11 ग्रुप होते हैं वो सब ट्रांजिशन मेटल हो गए हैं, ठीक है। ग्रुप 3 के अंदर ही एलए के अंदर एक एफ ब्लॉक यहाँ पे अलग से देखा हो तुमने, एफ ब्लॉक बना होता है ना लैंथेनॉइड्स में। तो एलए के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, CE58 होता है ना। ऐसे चलते 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 एलयू तक जाता है 103 नहीं 71 सॉरी 71। उसके बाद क्या जाता है, फिर एचएफ आता है। तो एलए के बाद एचएफ लिख तो देते हैं बट एक्चुअली एलए के बाद सी आता है, फिर लास्ट में यहाँ पे सारे एलिमेंट्स बढ़ते हैं और फिर क्या आता है एलयू, ठीक है। और फिर एचएफ आता है। तो यहां तक जब एलयू में क्या हो जाता है 4f14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, है ना, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह एसी समझ में आ गया, टीएच आता है ना इसके बाद 89 90, उसके बाद टीएच आ गया, फिर ऐसे चलते रहते, फिर वहां पे एंड में होके भी इजी भाई। लास्ट में एल आता है ना कुछ, एल ये क्या आता है देखो, एलआर लॉरेंशियम है। उसके बाद ये आ गया 103 और उसके बाद यहाँ पे 104 आ गया, देखो कर लोगे। तो ये देखो ये एफ ब्लॉक होते हैं, इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स, ठीक है, ध्यान रखना। और डी ब्लॉक के ग्रुप 3 के अंदर में जब हम घुसते हैं एलए के बाद, एलए के अंदर ही ये सब कंटेंट है। पीरियड वाइज देखो, ये कौन सा पीरियड है, थर्ड नहीं फोर्थ, कौन सा पीरियड है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, है ना। फोर्थ पीरियड में ग्रुप 3 वाले से लेकर 12 तक जितने सब क्या है, डी ब्लॉक है, प्लस फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन चारों पीरियड, और ग्रुप 3 to 12 क्या हो गया, डी ब्लॉक। एक्चुअली में ये डी ब्लॉक हुआ है ना। और सिर्फ ग्रुप 3 से 12 तक फोर्थ पीरियड वालों का बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं 4D सीरीज, बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं 6D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3D में जाता है ना। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में, इसमें 5D, इसमें 6D जाना चाहिए, है कि नहीं। एक्सेप्शन होते हैं बट ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हो। तो हमने क्या बताया, ग्रुप 3 to 11 ट्रांजिशन मेटल है। क्या उससे पहले एक बात बता दें, जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये मैं डी ब्लॉक की बात बता रहा हूं, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताओ। अरे n-1 d 1 to 10 n s 0 to 2 ये तो होता है। किसी भी एलिमेंट के आउटर में जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम को कैसे लिखते हो, 3d1 4s2। तो n की वैल्यू 4 है तो n-1 क्या होगा, d3, ये हुआ ना। और d में 1 से 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, यहाँ जैसे 1 है। s में 0 से 2 मतलब यहाँ से 2 है ना। तो जनरल यही है, ठीक है। अब n को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, है ना, या अल्टीमेट शेल। क्यों, n-1 को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। मान लो n-2 होता तो प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। यार यहाँ तक अभी हम देख रहे हैं, हमें डी ब्लॉक से मतलब है। अब बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं तुमको, या 11 ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक सब क्या है,
यानी कि कौन से ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है? देखो नीचे वाला हमें ये वाला ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है ना। तो हम बोलेंगे भाई हमारे सिलेबस के हिसाब से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या नहीं है? ट्रांजिशन मेटल्स। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? वो देखते हैं पहले ये बता ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, समझ में आया क्या? वेकेंट डिशन है। अरे वेकेंट डिशन क्या होता है? कुछ भी। ये देखो बकवास एकदम कचरा। सुनो मेरी बात, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? नहीं। बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से कहां है? 3 to 11 और डी ब्लॉक एलिमेंट 3 to 12। तो ये पक्का है कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक आर नॉट क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ रहे हो? एक तो ये हो गया। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? देखते हैं। तो पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन समझते हैं, है ना? यहाँ तक नोट कर लो पहले। नोट करो। ठीक है, ये लिख लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, लिख लेना। ये लिख लिए? ठीक है, तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या हो? और मतलब एटलीस्ट इनकम्प्लीटली फिल्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो पक्का है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? इन ग्राउंड स्टेट और any other oxidation state of that element, any other oxidation state of that element. तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? Those elements which have incompletely filled d orbital in ground state or any other oxidation state of that element. ठीक है, देखो, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे लाई इन द ट्रांजिशन, है ना, फ्रॉम एस टू पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? और ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई ट्रांजिशन एलिमेंट की इंपॉर्टेंट। यानी कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी कोई एक चीज ओबे नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? उनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी नहीं होता, उनमें कंप्लीटली फिल्ड होता है। देखो ना, जिंक में क्या होता है? 3d10 4s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कि नहीं? Zn2+ कर लो जरा। Zn2+ में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3d10 4s0। इसमें भी क्या है? यानी कि जिंक की ग्राउंड स्टेट या उसकी मस्ती मत करो, बाहर फेंक दूंगा तुमको उठा के, समझे? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 2+ और 0 न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में। तो दोनों में क्या 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? सो इनकम्प्लीट तो है नहीं, सब कंप्लीट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने की कंडीशन क्या है? कि इनकम्प्लीट होना चाहिए डी। यहाँ पे तो कंप्लीट है दोनों में, देयरफॉर
जिंक इज नॉट अ क्या ट्रांजिशन मेटल। नोट करो। इसी तरह कैडमियम में और मर्क्यूरी में भी हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या होगा, 3d10 ही रहा होगा। अब आ जाओ सिल्वर में, जैसे सिल्वर पकड़े ग्रुप 11 का। सिल्वर में बताओ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? या चलो कॉपर ले ले पहले, है ना, कॉपर ले लो ऊपर वाला। कॉपर में बताओ कितनी होती है? Cu एक तो हो सकता है ग्राउंड स्टेट में Cu+1 और Cu+2 तीन होती है। इसमें क्या होता है 3d10 4s1 एक्सेप्शन होता है, बताया था। इसमें 3d10 4s0, तो दोनों में फुल्ली फिल्ड है। बट तीसरी ऐसी एकलौती ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें ये क्या है 3d9, इस कारण से ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाता है, क्योंकि इसकी एटलीस्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ना जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो? एक भी अगर स्टेट हुई जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन मेटल है। देयरफॉर कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल, इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो तीन है ना, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, है ना, इनको कॉइन बनाने का काम आता है, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल, बिकॉज ये कॉइन बना सकते हैं उससे। नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब मैं 3D सीरीज कहां से कहां तक होते थे? एटॉमिक नंबर 21 से 30, 4D सीरीज 39 से 48, 57 से 80 हो गया 5D सीरीज, और 6D सीरीज 89 से 112। एक्सेप्शन है बीच वाले ये एलिमेंट्स, इनको छोड़ देंगे, ठीक है ना? 89, 104 और फिर 112 से लेकर 112, ये याद रखना। इनको नहीं काउंट करेंगे डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक। रेयर अर्थ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? तो बहुत रेयरली पाए जाते हैं, रेयर अर्थ या एफ ब्लॉक, एक ही बात है। ये तीनों, ये जो ग्रुप, ये जो यहाँ पे पीरियड है, ये भी 6th पीरियड है, और ये क्या है 7th पीरियड है। तो ये 6 से ही तो आ रहा है ना, ये 7 से आ रहा है। ये अब देखो नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट पे तुमने पीएचडी कर ली, क्या होता है। अब तुम्हें हम ये नंबर्स मिटा दे जरा। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना, और उसमें तुम्हें कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं, ठीक है? तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं सबकी, ध्यान देना। सबकी मतलब जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जैसे एक्सेप्शन देखो, पैलिडियम, पैलिडियम दिख रहा है तुमको? ये होता है 4d10 5s0। क्या होता है? ये याद होना चाहिए अलग से। भाई निकल का क्या होता था? 3d8 4s2, पर ये तो 4d10 5s0 हो गया ना। ये तो नहीं लिखा हमने 4d8 5s2, एक्सपेक्टेड क्या था 4d8 5s2, पर हो क्या गया 4d10। तो ये रटा होना चाहिए, ठीक? एक्सेप्शन, वेरी गुड, समझ गया ना बेटा, समझ गया। पीटी में क्या हो गया? इसमें भी एक्सेप्शन 5d9 6s1। क्या 5d9 6s1।
NB 4D4 5s2 4D4 5s2 रटा होना चाहिए। और कोई है? TC 4D6 5s1 4D6। देखो इधर MN का क्या होता था? 4D कहाँ से? 3D5 4s2 और यहाँ पे क्या हो गया? 4D6 5s1 तो एक्सेप्शन। यहाँ पे NB का 4D4 5s2 होना क्या चाहिए था? 3D3 4s2 तो ये होना चाहिए था 4D3 4s2 बट ये हो गया 4D4 5s2। देख रहे हो अजीब अजीब चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये अजीब अजीब चीजों को याद रखना है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको जरूर कर लेना। एक तो NB याद होना चाहिए, TC याद होना चाहिए। अभी RU और RH में देखते हैं। ये हो गया 4D7 5s1 ये भी हो गया कि नहीं एक्सेप्शन? अरे हाँ, ये होना चाहिए था 3D6 4s1 तो ये होना चाहिए था 4D6 5s1 बट 4D7 हो गया है कि नहीं? एक्सेप्शन। और रुथेनियम भी रोडियम भी इसी तरह से हो गया एक्सेप्शन। क्या? 4D8 5s क्या 1। और LA क्या होना चाहिए था बताओ जरा? ये क्या था? 3D1 4s2 नहीं तो ये तो ठीक ही है। पहले कोई एक्सेप्शन बाकी तो ठीक है। तो वो TC में अगर 4D5 IS2 रहता तो सर वो हाईली स्टेबल होता क्योंकि नहीं एक्सेप्शन बोला ना एक्सेप्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेटा अभी भी रिसर्च चालू है। ये मत सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ एलिमेंट अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ तो क्यों होता है आप बताओ? आप स्टेबल क्यों बताओ? भाई कुछ लोग के लिए स्टेबिलिटी क्या होती है लाइफ में? खाना खा लेना, खुश हो जाना। कुछ लोग के लिए क्या होती है? भक्ति भाव में लग जाना। कुछ लोग के लिए क्या होती है स्टेबिलिटी? शादी कर लेना, बच्चे करना। कुछ लोग के लिए स्टेबिलिटी कुछ और होती है, अल्कोहल वगैरह होती है ना। तो स्टेबिलिटी के कई पैरामीटर अलग अलग। ये थोड़े बोलोगे सब ह्यूमंस के लिए सब एक ही स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो ऐसे स्टेबिलिटी फैक्टर भी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इस उसी पे तो रिसर्च चल रही है। अरे केमिस्ट्री जो है वो इन डेप्थ है। 4D सीरीज में बहुत कुछ आ रहा है नाटक है। तो ये याद रटा होना चाहिए, तुमको रट लेना कौन कौन से में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पता कर लो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट कर लिए? बिठा दें। अब हम इनकी एक चीज और बता देते हैं तुमको। जनरल प्रॉपर्टीज चलते हैं। क्या पढ़ते हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इनकी एटॉमिक साइज की बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा था जनरल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में कि अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ एमएन तक, उसके बाद बराबर ऑलमोस्ट होने लगे और फिर इंक्रीज हो गया एकदम से अब्रप्टली, है ना। तो इसका क्या रीजन है? ये किसकी बात हो रही है? 3D सीरीज की, है ना। तो इसका रीजन क्या है? क्या हो गया? इसका रीजन है कि जो Z इफेक्टिव है वो डोमिनेट कर रहा है किसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, Z इफेक्टिव डोमिनेट्स शील्डिंग इफेक्ट। क्यों? मतलब क्या हुआ इसका? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बताओ? अभी न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये अगर पुल कर दे तो शील्डेड नहीं था ये इलेक्ट्रॉन, अब बीच में और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये अब शील्डिंग हो गई। तो बीच वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को शील्ड कर सकते थे। अब होता क्या है यहाँ पे हमने शील्डिंग क्या हुई? शील्डिंग अगर ज्यादा अच्छे से हो गई तो इफेक्ट पुल कम हो गया कि नहीं? पुल कम हुआ जब क्या हुआ? स्क्रीनिंग बढ़ गई।
इस इलेक्ट्रॉन को अब ये न्यूक्लियस पुल नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि बीच में शील्डिंग आ गई। हाँ। तो जब भी शील्डिंग बढ़ेगी पुल कम हो जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या था 3d1 3d2 3d3 है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या हुआ बताओ, हुआ क्या, साइज कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो स्क्रीन कर दे रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। अभी स्क्रीनिंग कहाँ हो रही है, स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं भाई, कम इलेक्ट्रॉन कम है तो बाहर वाले को थोड़ी ना बचा पाएंगे नजर से। तो अभी यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन ओके थे, कम थे, और क्या हो रहा था, पुल बढ़ रहा था। क्यों, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो पुल बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव यहाँ तक तो डोमिनेट कर पाया स्क्रीनिंग। इसके आगे क्या हुआ, इन तीनों में ऑलमोस्ट अब बराबर होने लगा। नाउ इट कुड नॉट डोमिनेट द स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही हो गए। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो पुल थोड़ा सा कम भी होने लगता है, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग बढ़ जाती है। शील्डिंग हो गई ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो, शील्डिंग ज्यादा अच्छे से करेंगे। अब पुल उतना अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, जेड इफेक्टिव को डोमिनेट कर लिया शील्डिंग इफेक्ट ने। क्या हुआ भाई, इनमें क्या होता है, इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या हो गया होगा, नहीं इनमें नहीं, सॉरी इसके बाद होता है वो। इनमें क्या हुआ, स्क्रीनिंग और ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ गई कि क्या हुआ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, और ताकत से शील्ड कर लिया है, तो साइज और बड़ा हो गया। बस यही है, क्या करो सर। ये जो है ये स्टैटिक के एटम से बड़े के उससे छोटे हैं, सी और जेड, क्योंकि इनका साइज बढ़ गया ना, तो स्टैटिक के एटम से बड़े के उससे छोटे। तबियत देखो, चेक करो इसको, फीवर तो नहीं है। हाँ, बड़े नहीं है ना भाई, ये तो ज्यादा बड़ा है ना। अब देखो नेक्स्ट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक साइज के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of 4f14 in the elements of 5D series after lanthanum. मतलब किनमें ऐड कर रहा है, लैंथेनाइड आफ्टर लैंथेनम इन द 5D सीरीज, नॉट यहाँ पे नहीं। तो HF से लेकर ये देखो, ये सारे एलिमेंट जो है HF से लेकर N ऑनवर्ड्स, इन सब में क्या ऐड करने लगेगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू दिस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, इससे क्या होता है, ड्यू टू दिस साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस है ना। अभी समझते हैं, ये देखो, सुनो मेरी बात, लिखना बंद करो। डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो यहाँ पे क्या साइज बढ़ना चाहिए कि नहीं, हमने पढ़ा है साइज बढ़ना चाहिए डाउन द ग्रुप, तो यहाँ तो ये फॉलो हो जाता है। बट एलए के बाद पीरियोडिक टेबल में जंप करते हैं एलयू तक, फिर यहाँ 4f14 भर जाते हैं, और इन 4f14 की क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है, पुअर शील्डिंग। मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे क्या नजर से, नहीं, तो पुल कर लेगा स्ट्रांगली, यानी कि इनके कारण जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना। पुल बढ़ेगा तो साइज कम होगा, तो पुल ज्यादा हो जाएगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें पुअर शील्डिंग होती है, ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनमें गैप्स आ जाते हैं रिपल्शन के कारण। ऐसे सोचो, ठीक है, इतने ज्यादा हो गए, 4f14 बहुत ज्यादा हो गया, इतनी डेंसिटी की वो गैप्स आ गए, ठीक है, प्रॉपर शील्ड नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा, जब यहाँ तक भर गया, जब इन एलिमेंट्स में HF ऑनवर्ड सारे एलिमेंट के पास क्या होगा, 4f14 है ना, तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट है 4f14 उनमें सब में होगा, तो इनमें सब में पुअर शील्डिंग हो गई। पुअर शील्डिंग हुई तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, डाउन द ग्रुप आ रहा है, साइज बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे HF का साइज बढ़ना चाहिए था, बट ऑलमोस्ट बराबर हो गया इसके। उसी तरह NB का TA के ऑलमोस्ट बराबर है, MO का W के ऑलमोस्ट बराबर, इन दोनों यानी कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स आफ्टर LA उनका साइज सिमिलर होने लगा, है ना। यानी कि क्या बोलेंगे, बोलो, जैसे जिरकोनियम और किसका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया, हफ्नियम का हो गया कि नहीं, नायोबियम और टैंटलम का हो गया है कि नहीं,
उसी तरह मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का हो गया एंड सो ऑन। देख लो ये दोनों में साइज आफ्टर Na इन सबके साइज क्या हो रहे हैं बराबर। समझ रहे हो, इन सबके साइज होना चाहिए था क्या इसका ज्यादा, बट हो गया। इन सब में क्या होगी, पुअर शील्डिंग होगी तो इन सबका साइज क्या हो गया, श्रिंक कर गया। एटॉमिक साइज क्या हो गया, कम हो गया ना इन सब में, क्योंकि पुअर शील्डिंग के कारण इन सारे एलिमेंट्स में क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, पुल बढ़ गया। पुल क्यों बढ़ा, पुअर शील्डिंग के कारण। क्लियर हो गया, यही फंडा है, नोट करो। और इससे क्या हो जाता है, इससे कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो प्रॉपर्टीज है जिरकोनियम हैफनियम की वो भी सिमिलर होने लगती है ना। What is the consequence of lanthanide contraction? That the properties also start becoming similar. लिख लेना properties, therefore properties, physical properties या जो भी properties है हमारी also become similar due to lanthanide contraction. नोट करो। तो ये एटॉमिक साइज पहला प्रॉपर्टी हमने देखा। ठीक है, रहे यार। वीडियो को फिर से देख लेना एक बार तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, और प्रॉपर्टीज देखो, इजी प्रॉपर्टीज है। जनरल प्रॉपर्टीज में है हमारा पहला हो गया एटॉमिक साइज। दूसरा क्या है, इनमें क्या होता है बोलो, मेटलिक क्लस्टर होता है। क्या होता है, देखो पहले तो इनमें मेटलिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है, दे पोजेस मेटलिक कैरेक्टर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है। इनके अंदर मेटलिक कैरेक्टर होता है। और क्या होता है, दे आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। बताइए मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स। पढ़े हो, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी है। और क्या, मेटलिक लस्टर होता है, इनमें शाइन होती है, चमक होता है। और दे आर लेस वोलेटाइल, दे आर हार्ड आल्सो। तो ये सारी क्या हो गई, क्या हो गई बोलो, जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। दीज आर सम ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर हो गया, बेटा रहे यार, ये साइड में डाल देना। यस। तो दूसरी प्रॉपर्टी तुमने समझ ली, एक जनरल प्रॉपर्टीज है, इनको तो आसानी से रट सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तीसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, इनकी लैटिस के बारे में। तो फिर से पीरियोडिक टेबल अपने को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उनमें लैटिसेस समझेंगे। पहले लिख लो, एक्सेप्ट थर्ड प्रॉपर्टी में लिखो, एक्सेप्ट
zinc, cadmium, mercury, and MnB. All D block elements form metallic lattice. Form lattices. Lattice structure. ठीक है? They form, बोलो, metallic lattice structure. Metallic lattice. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाए डी ब्लॉक का, सिर्फ डी ब्लॉक बनाना है। देखो रटा होना चाहिए पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर को, अगर तुम अच्छे से करना चाहते हो, नहीं तो क्या काम। सुनो इधर, आप देखो ध्यान से, ये जितने भी क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी हटा दे अगर, है ना, और Mn हटा दे, है ना, ये चार हटा दे अगर, तो बाकी सब क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। लैटिस मतलब जैसे तुम्हारे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स ऐसे लैटिस फॉर्म करते हैं, बताया था ना। सॉलिड स्टेट में लैटिसेस ऐसे लैटिस पकड़ लो, ये लैटिस स्ट्रक्चर है ऐसे। तो सारे एटम्स ऐसे कॉर्नर ऑफ द क्यूब या हेक्सागन इस टाइप के उसमें रहते हैं ना, बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर पे, ये सब। तो ये हो गया, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करके एग्जिस्ट करते हैं ये लैटिस। तो किस टाइप के लैटिसेस होते हैं, किस टाइप के लैटिस होते हैं बताओ। तो हमारे को याद रखना है क्या, ये जो 6 है स्कैंडियम, ये देखो रटने का तरीका, ये सारे, ये सब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। इनमें क्या होती है, HCP मतलब हो गया यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनका जो लैटिस होता है उनमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये रट गया कि नहीं यहाँ से यहाँ तक। इन सब में क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वेरी मतलब याद कर लेना। और बाकी इन दोनों में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। ये रटना आसान हो गया, BCC। इधर भी क्या BCC, क्या लिखेंगे, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इस टाइप की पैकिंग होती है, मतलब एटम बॉडी पे भी है और कॉर्नर पे भी है। जैसे क्लासरूम है तो बीच में एक बड़ा सा बॉल सोचो, इमेजिन करो, और कॉर्नर पे भी एटम है ना। क्यों भाई, ऐसा हो सकता है। BCC देखो कैसा दिखेगा, ये हमारा मान लो क्यूब है, हमने कॉर्नर पे क्या मान लिया, एटम्स, और बीच में एक बड़ा सा एक इमेजिनरी एटम। तो क्या हो गया, सारी वॉल्स को टच करता हुआ, सारी वॉल्स को, हाँ बीचों बीच, हाँ करेक्ट वही, ठीक है। तो BCC स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ऐसे अरेंजमेंट को BCC स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों भाई, क्लियर। अब देखो ये जो दोनों है HCP है ना, ये वाले क्या है, चारों HCP, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आयरन क्या है, ये थोड़ा एक्सेप्शन रखना पड़ेगा, और बाकी उसके बाद सब कुछ CCP है। क्या है, सब कुछ CCP, आयरन को छोड़ के। देखो यहाँ से ये भी CCP, ये भी क्या CCP है ना, समझ रहे हो, CCP। तो अंतर आया बस, Mn तो वैसे भी शो नहीं करता। आयरन में, आयरन जो है वो CCP नहीं होता, वो क्या होता है, BCC होता है। क्या होता है, बस ये एक्सेप्शन है। समझ में आ गया, याद करना आसान हो गया क्लास में। तो रट लेना कौन सा किस टाइप के लैटिस बनाता है।
क्यूबिक क्लोज पैक, सीसीपी नहीं बताया क्या? सीसीपी इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी या एफसीसी भी लिख देते हैं कभी बार, है ना, समझ जाना। सीसीपी इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो रट्टा मारना है। सॉलिड स्टेट में हमने डिटेल में देख लेंगे, बाकी तो अभी रट्टा मारना। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 3 प्रॉपर्टीज हो गई अपनी। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? काफी हाई होती है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग। क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग, है ना, मेटलिक बॉन्ड्स होंगे ना डी ब्लॉक में। अरे मेटल है तो मेटल के अंदर मेटलिक बॉन्डिंग। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग इज द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग एंड क्या? बॉइलिंग पॉइंट। अरे एंड दिस इन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग व्हिच इन टर्न is due to, क्यों मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उनमें मेटलिक बॉन्डिंग क्या देखी गई है? ज्यादा। समझ रहे हो? उसमें ये ग्रुप 12 का थोड़ा कम होगा है? हाँ, तो कम होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा अनपेयर्ड। क्लियर? तो ये बताओ, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताओ जरा। वैलेंस, वैलेंस में 5 ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d5 4s1। ये क्या होता है? 3d5 4s1, 4d5 5s1, 5d5 6s1, तो सब में कितने हुए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। तो इसलिए इनमें हाईएस्ट, अपने पीरियड में क्या होती है? इनमें क्या होती है? हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने ही सीरीज में, 3d सीरीज में क्रोमियम की बहुत ज्यादा हाईएस्ट होगी। क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देयरफॉर दे हैव highest melting and boiling point in respective series. नोट करो। तो समझ में आ गया कैसे निकालना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3d5 4s1 है ना क्रोमियम। क्रोमियम इज 3d5 4s1, सो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे तुमको इस तरह। उसी तरह मोलिब्डेनम टंगस्टन में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4d5 5s1 और 5d5 6s1। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा? मोर नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लो। क्या? वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखना बेटर रहेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में क्या होगा बताओ? तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना, इन रिस्पेक्टिव पीरियड सीरीज। व्हाई? नो अनपेयर्ड, सिंस नो अनपेयर्ड। और MNTC और RE, MNTC और RE हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? इनकी भी, इनमें भी कितने होते हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए MN में, बट इनकी उसकी उतनी नहीं होती। देन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट लेसर देन एक्सपेक्टेड, बट
लेसर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा कम आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि उनकी भी हाई होनी चाहिए थी, हाई होती भी है बट उतनी हाई नहीं हो पाती जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, बस यार नेक्स्ट तो हो गया क्या, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। डी ब्लॉक नेशनल में 50% था, 70 2-3 लेक्चर में खत्म चैप्टर, 3 लेक्चर मैथ्स। फिर क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर बायोमोलिक्यूल पॉलीमोलिक्यूल्स, ये 4 हो गए खत्म, सॉरी स्टेट हो गए। अक्टूबर तक हम टारगेट नहीं, नवंबर तक हो जाएगा। अक्टूबर में दिवाली भी आ रही ना। डी ब्लॉक बहुत ही इग्नोर्ड चैप्टर है, इसको इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी का कोना कोना रट लेना, वरना तुम एटलीस्ट नोट्स भी फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। नोट्स कर लेना, बस ये नोट्स कर लेना और पी/क्यू लगा लेना, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हो गया। फिफ्थ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन एंड हेडिंग डालो, इनकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब पहले समझेंगे, एटमाइजेशन का क्या मतलब वो समझेंगे, है ना, ध्यान देना। पहले हमारे पास लैटिस स्ट्रक्चर था कि नहीं, इस टाइप से, है ना। तो लैटिस के सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए अपने को क्या लगेगी, तो वो जब ये टूटेगा तो ऐसे करके ढेर सारे अलग अलग एटम हो जाएंगे। पहले वो सॉलिड एटम में टूटेगा और फिर सॉलिड से फिर हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उस एटम को गैस। तो ये जो पूरा स्टेप है यहाँ से यहाँ, इसको एटमाइजेशन कहते हैं। लैटिस को तोड़ के सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट कर देना, टोटल एटम फॉर्म में, इसको एटम में ब्रेक कर देना, इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सॉरी एटमाइजेशन। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द, व्हाट इज एटमाइजेशन, ब्रेकिंग all bonds of lattice and freeing all the atoms is called क्या, शॉर्ट में सस्ता मेथड क्या है, called atomization after converting from solid to gaseous state, है ना। after मतलब ये सस्ती डेफिनेशन है, असली डेफिनेशन बुक से देख लेना, बुक में तो नहीं है, गूगल कर लेना। कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, हाँ ना, बताया ना अभी। अगर तुमको डेफिनेशन नहीं भी याद है तो बस ये डायग्राम याद रखो कि इसको एनर्जी दी तो ये देखो बॉन्ड्स टूट रहे हैं ये लैटिस के, तो ये एटम में कन्वर्ट होंगे सॉलिड, फिर उसको तुमने गैसियस में कर दिया, तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया, एटमाइजेशन हुआ कि नहीं यहाँ से यहाँ, यही एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, बस इस ये जो एनर्जी दी थी टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ लैटिस एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको डेल्टा एच, एटम, एटो बोलते हैं, एटो लिखा रहता है या एटम लिखा रहता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को हम डेल्टा एच एटम करके डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, it is the energy required to break all bonds of lattice and convert into gaseous atom, free, हाँ isolated या free gaseous atom, सही है ना, is called enthalpy of atomization। तो ये पहले पता होना चाहिए। अब ये किस पे डिपेंड करता है ये हम बता देते हैं पहले, मेटलिक बॉन्ड्स पे। और मेटलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा एच एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटलिक बॉन्डिंग।
और मेटलिक बॉन्डिंग किस पे अभी अभी देखा डिपेंड करती है ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी मेटलिक बॉन्डिंग, उतना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी रीजन वही और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी रीजन वही हो गया, हाँ या ना? यस सर। समझ में आया? वाई पूछेंगे वाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड्स ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस। और सबसे ज्यादा 3D सीरीज की अगर बात करें, इन 3D सीरीज किसके पास सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? वेनेडियम। वेनेडियम हैज हाईएस्ट डेल्टा एच एटम। ठीक है, इरटन इन द 3D सीरीज। ठीक है, नो डाउट। जाओ जाओ। सर मतलब जितने तो हम क्या बोलेंगे? देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या हो रहा होगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से कि न्यूक्लियर मतलब वो खुले घूम रहे ज्यादा, उनको स्टेबलाइज नहीं किया गया उतना। समझ रहे हो ना भाई? पेयर्ड होते हैं तो उसको हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं ना, एनर्जी स्टेबल होती है ना पेयर्ड, सिमेट्रिसिटी होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्टेबलाइज उतनी जल्दी नहीं होते, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए मेटलिक बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। मेटलिक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो सकते हैं, है ना? न्यूक्लियस जो है वो पुल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को, जो अनपेयर्ड है ना, सारे न्यूक्लियस मिलके ज्यादा मेटलिक बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, समझ में आया? पास पास आ जाएंगे सारे एटम, ऐसे टच करने लगे ऐसे। ठीक है ना? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को सब स्टेबलाइज करेंगे पास पास आ गए। क्लियर? अरे जैसे समझ गए? समझ रहे हो ना? जितने भी लोग मान लो ऐसे नहीं होते जो जिनका कोई नहीं होता, तो सब मिलके कम्युनिटी नहीं बना लेते हैं? ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ। और उनको ब्रेक करना और मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन सबकी सर्वाइवल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई। समझ रहे हो ना? ये चीज तो एक तो बड़ी मुश्किल से बनाया उन्होंने, ढूंढ के देखा, अच्छा चलो अपनाया, और अब इतनी एनर्जी जब उस पर खर्चा करोगे तो ऑब्वियसली ब्रेक थोड़ी ना करने दोगे, उनके साथ बॉन्ड है कि नहीं? तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो कितना हो गया? कौन सा हो गया? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। नेक्स्ट 6th, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच आई, है ना? ये तो पता ही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है क्या होती है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ग्राउंड स्टेट में, उसको जो एनर्जी दी गई, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी टू आयनाइज इट। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी लगी मैंने दी उसको, तो अगर ज्यादा एनर्जी लग रही है निकालने में इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल रहा होगा, और अगर कम एनर्जी लग रही है तो ये स्टेबल बन रहा होगा। भाई अगर X प्लस बन रहा है और X प्लस स्टेबल होता, तो नेचुरली X वैसे भी नेचुरली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। समझ रहे हो? और अगर ज्यादा एनर्जी X ले रहा है इलेक्ट्रॉन बन निकालने के लिए, यानी कि X प्लस को पसंद नहीं कर रहा है, यानी कि X प्लस अनस्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि X प्लस जब स्टेबल होगा तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, और X प्लस अगर ज्यादा अनस्टेबल होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या लेना देना उसका, है ना? यहाँ पे क्या लेना देना इस केस में? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का पहले तो तुम ऑर्डर लिख लो। स्कैंडियम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर 3D सीरीज की बात हो रही है। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। देखो अजीब अजीब ऑर्डर है। फिर कोबाल्ट, फिर निकल, है ना? फिर कॉपर, और फिर क्या? जिंक। एब्रप्ट बिहेवियर है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना?
थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, और जितने बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा। ये पढ़े हो भाई, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड देन ऑलवेज फर्स्ट फॉर द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो अब बताओ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, अगर क्वेश्चन आया कि ये पहले तो ये ऑर्डर रट लेना, मैं फिर बताता हूँ। ठीक है ना, कि बताओ जिंक कैडमियम मर्क्यूरी की क्या फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाईएस्ट होती है कि नहीं? है ना, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है 3d10 4s2, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मेहनत लगेगी ना फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी जिंक कैडमियम मर्क्यूरी से, सो इज द हाईएस्ट, है ना। आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ जिंक कैडमियम इज द हाईएस्ट इन 3d इन रिस्पेक्टिव सीरीज, है ना। तो ये तो समझ गए तुम। अब आ जाओ सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, इनमें एक्सेप्शन आता था ना, ये 3d5 4s1, ये 3d10 4s1। तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना इससे आसान, क्योंकि 3d5 4s1 से ये पहली बार जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 4s0 हो जाएगा, अब हाफ फील्ड हो गया डी में। अब इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होगा कि नहीं? तो जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी क्रोमियम और कॉपर की होगी वो क्या होगी, वो भी हाई है, इज हाई। क्यों? बिकॉज क्रोमियम में क्या हो जाता है 3d5 बन जाएगा दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो, और ये क्या बन जाएगा 3d10, और 3d10 मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3d5 बन गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ना सेकंड टाइम, तो इसीलिए सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है। इससे भी सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो और पहले क्या था, इनिशियली क्रोमियम क्या था 3d5 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कम लगी, और अब वो बन चुका है 3d5। अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा लगेगी ना, क्योंकि वो हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे, और ये हाफ फील्ड है फुल फील्ड, ये रीजन है। थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ Mn मैंगनीज इज हाई। क्यों? क्योंकि Mn में जो दो, जब पहले देखो Mn क्या होता है 3d5 4s2 होता है, पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी 3d5 4s1 हुआ होगा, फिर तुमने 3d निकाला इलेक्ट्रॉन तो 3d5 4s0, तो अब देखो यहाँ फर्स्ट यहाँ सेकंड, अब थर्ड टाइम निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हाफ फील्ड है, सो इज हाई। फिर यहाँ पे भी क्या है 3d5 की वजह से हाफ फील्ड है, थर्ड है ना, यहाँ देखो हाफ फील्ड हो चुका है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। क्लियर? क्लियर याद होना चाहिए। आयनेशन एंथैल्पी भी कर लिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन एस सेल में से निकलता है ना, एस सेक्शन फोर्थ से निकलेगा ना, फोर्थ से एस क्या होता है, फोर्थ शेल से निकलेगा। हाँ, तो सर फर्स्ट वाले में भी जिंक का भी 4s2 3d10 है ना, तो उन दोनों में से पहले 4s से निकलेगा पहले। हाँ, तो 4s1 हो गया, तो हाँ फुल फील्ड था वो हाफ फील्ड हो गया, फुल फील्ड से हाफ फील्ड अच्छी बात थोड़ी ना। ठीक है, करें आगे। बिठा दे आयनेशन एंथैल्पी, देख लो एक बार, कोई डाउट नहीं। 6 प्रॉपर्टी हो गया, अब 7th ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नहीं बताना जरा है 45 है। अच्छा ठीक है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कितनी प्रॉपर्टी याद रखना, 6 प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर।